जय हिंद। दोस्तों, जब भी हम किसी अपने मिशन में फेलियर फेस करते हैं तो हमें एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ हमारी कमी रह गई थी। ऐसे ही जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी यही प्रोसेस होता है कि अगर हमारा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है उस साल तो हम उसके बाद एक सेल्फ एनालिसिस करें और रीज़न फाइंड आउट करें कि क्या रियल रीज़न था जिसकी वजह से मेरा ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। बट यूपीएससी के केस में एक ऐसा रीज़न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है और कई बार सेल्फ एनालिसिस करने के बाद भी आपको वो रीज़न पिन पॉइंट नहीं होता है। आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते हो कि कहाँ मेरी कमी रह गई थी, उसके बाद उन पे काम करते हो, फिर भी कई बार रिपीटेड फेलियर्स फेस करते रहते हो। कई बार सारे अटेम्प्ट्स देने के बाद भी आपको वो रीज़न पिन पॉइंट नहीं होता है। आपका टीचर भी कई बार वो रीज़न पिन पॉइंट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो एक मेन रीज़न है उसके पीछे आपका जो टीचर है अनइंटेंशनली इनडायरेक्ट वे से भी रिस्पॉन्सिबल कई बार होता है। ये ऐसा कौन सा रीज़न है, आज हम उसी रीज़न की बात करेंगे। अगर आप इस रीज़न को टारगेट कर देते हो तो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में सक्सेस के चांसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएंगे। ये जो रियल रीजन है वो ये है कि आपके माइंड में आईएएस आईपीएस जैसी जॉब्स को लेके एक अननेसेसरी हाइप क्रिएट हो रखी है, एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा ग्लैमरस पिक्चर क्रिएट हो रखी है। जैसे ही आप आईएएस या आईपीएस को अपना एक एम सोचते हो, एक अंदर से अपना एम बनाते हो, तो आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ डीसी एसपी इस तरह की पोस्ट आती है माइंड में। और जैसे ही आप इन पोस्ट के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में ग्लैमरस पिक्चर आती है, नौकर चाकर, बॉडीगार्ड, सरकारी बड़ी गाड़ी, उसके अलावा बड़ा बंगला, मेरा बड़े लोगों में उठना बैठना, मैं एक जहां पोस्टेड हूं वहां एक सेलिब्रिटी की तरह हूं। मतलब इस तरह की एक ग्लैमरस पिक्चर आती है और आप एक सोचने लग जाते हो कि ये तो एक अलग ही चीज है, इसके लिए तो एक अलग ही टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं है, इसके लिए तो पता नहीं मुझे क्या एक्स्ट्रा करना होगा, ये तो बहुत अलग एक चीज़ होगी जो कि हटके होगी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो एक जस्ट सीट मिलती है, जॉब मिलती है, यहाँ तो एक राजा की तरह एक फीलिंग आएगी। तो यहाँ तो कुछ स्पेशल है, यहाँ कोई आम बंदे की बात नहीं है इस चीज़ को क्रैक करना या इस चीज़ को अचीव करना। जब आप जेई, नीट, एसएससी के एग्जाम, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम, गेट, कैट, इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, आपके माइंड में इस तरह की चीज़ नहीं आती है। आपके माइंड में आता है कि ठीक है मुझे एक सीट सिक्योर करनी है, एक अच्छे कॉलेज में मुझे सीट सिक्योर करनी है, या मुझे एक डिसेंट सी अच्छी सी जॉब लेनी है, ग्रुप ए जॉब लेनी है, ग्रुप बी लेनी है, सी लेनी है, जो भी आपका टारगेट है। बट यहाँ सिविल सर्विसेज के केस में आईएएस आईपीएस को लेकर आपको पता है हम लोगों के माइंड में क्या इमेज है। इसका जो कसूर है वो आपके ऊपर नहीं जाता है। बचपन से ही हमारी सोसाइटी में हम जिस तरह की बातें सुनते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने टीचर्स के थ्रू, टीचर्स इस तरह की बातें माइंड में डाल देती हैं कि आईएएस का एग्जाम तो वही बंदा दे सकता है जो कि टॉपर हो, बाकी तो सोच भी नहीं सकते देने की। पेरेंट्स माइंड में बचपन से डाल देते हैं कि आईएएस तो आईपीएस तो एक अलग ही टाइप के एक ड्रीम जॉब है, एक अलग ही लेवल के लोग होते हैं, आम बंदे का तो उसके बारे में सोचना भी एक गुनाह है। यही लोग आपके सोसाइटी में जो होते हैं, रिलेटिव्स हैं, वो भी अननेसेसरी हाइप क्रिएट करके रखते हैं कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो फिर तो पता नहीं कितनी आपको बुक्स पढ़नी है, क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब अननेसेसरी हाइप। और इसी तरह जब आप कोई मोटिवेशनल पेज, मोटिवेशनल चैनल फॉलो करते हो तो वो भी कई बार आपको ब्लाइंड मोटिवेशन देते चले जाते हैं और लेटर ऑन वो चीज़ नेगेटिव वे से काम करती है। कई बार आप टीचर से गाइडेंस ले रहे हो, टीचर आपको मोटिवेट करने के लिए एक बहुत एक्स्ट्रा ग्लैमरस पिक्चर दिखा देता है, लेकिन लेटर ऑन वो चीज़ एक नेगेटिव वे से काम कर सकती है। टीचर की इंटेंशन नहीं होती है कि नेगेटिव वे से काम करे, बट वो चीज़ नेगेटिव वे से काम कर जाती है। वही हम समझेंगे किस तरह से ये चीज़ नेगेटिव वे से काम कर जाती है। अब आप देख रहे हो जो अभी मैंने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, इसकी वजह से आपके माइंड में एक आईएएस आईपीएस को लेके एक ग्लैमरस पिक्चर बनी हुई है, एक बहुत हाइप क्रिएट हो गई है। हम इस चीज़ को इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, एक आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई है, एक हाइप्ड इमेज क्रिएट हो गई है आईएएस आईपीएस को लेकर कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो इसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये कोई आम एग्जाम नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम है। तो अब जब आप इस तरह की चीज़ें इसके बारे में इमेजिन कर लेते हो तो आपके माइंड में क्या क्या फैक्टर आते हैं, सुन सुन के, इधर उधर की बातें सुन सुन के। एक तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है कि जी टॉपर होना चाहिए बंदा, जो कि बचपन से पेरेंट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स दिमाग में डाल देते हैं कि बच्चा बचपन से टॉपर होना चाहिए, जीके का लेवल अलग ही होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होना चाहिए। तो एक इतना बड़ा फैक्टर आ जाता है। अब कोई बच्चा जो टॉपर नहीं है, सारे बच्चे तो टॉपर होते नहीं है, जो कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं उसमें से मेजॉरिटी सिंपल स्टूडेंट्स हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनको एक चीज खाती रहती है
कि यार मैं तो टॉपर नहीं था बचपन से, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट था, मेरा कंपटीशन जो है वो टॉपर्स के साथ है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वे से काम करती है, कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है खराब करती चली जाती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती चली जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से पास आउट हो, इसको लेके एक बड़ा हाइप क्रिएट कर दिया जाता है। बच्चों को लगता है कि जो बच्चे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास्ड आउट हैं उनका अलग ही एक IQ लेवल है, तो वही इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। मैंने तो बस भर दिया है, मैं तो बस देने जा रहा हूँ, मैं इनके साथ कहाँ कम्पीट करूँगा। IIT वाले, IIM वाले, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में बड़े बड़े लेवल पे जॉब करके रिजाइन करके जो लोग आए हुए हैं, एम से है, कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से हैं, आपको लगता है यार कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरा तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट था नहीं, मैं तो एक सिंपल से गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करते हुए चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती चली जाती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाइप इमेज है। ध्यान रखो इस चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ को आपने बिल्कुल एक हाइप बना रखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का ही काम है ये। इसके बाद नंबर ऑफ आवर्स को लेके कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, कितना आपका स्टेमिना है सिटिंग देने का, लगातार सिटिंग देने का। अब हाइप क्रिएट की होती है कि IAS के एग्जाम के लिए 14 से 16 घंटे, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 18 घंटे। उनसे बंदा पूछ के देखे कि बाकी के जो आपके काम है जिंदगी जीने के लिए, जो जरूरी काम है वो कब करते हो आप। तो हाइप क्रिएट की हुई है 14 से 16 घंटे, 12 घंटे तो आम है। तो बंदे को लगता है यार मेरा तो जो स्टेमिना है, सिटिंग कैपेसिटी है, तो 7-8 घंटे ही है, मैं इन लोगों के साथ कहाँ कम्पीट करूंगा, मेरा तो आधा स्टेमिना भी नहीं है। तो आपको ये चीज़ें डीमोरलाइज करने लग जाती हैं। आपके रिलेटिव जिनको IAS की ABCD भी नहीं पता है, सिलेबस नहीं पता है, आस पड़ोस के लोग जिनको कुछ नहीं पता है, आपके स्कूल टीचर्स, वो आपको ये बोलेंगे कि 14-16 घंटे पढ़ोगे तब जाके IAS बनोगे। जब तक पढ़ते पढ़ते आंखें सूज ना जाए ना, तब तक IAS का सपना मत लेना। जब आपकी आंखें पढ़ते पढ़ते सूजने लग जाए ना, तब सोचना कि मैं IAS बन सकता हूँ। ये क्राइटेरिया बना रखे हैं लोगों ने और ये आपके दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें। इसके बाद नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ऐसी चीजें सुनने को मेरे को कई बार मिलती हैं एस्पिरेंट्स से कि सर मैंने क्वालिटी रिसोर्सेज पकड़े थे पहले कि यही रिसोर्सेज हैं, मैंने इधर उधर से जो पता किए थे इन्हीं को मैं पढ़ूंगा, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं थे, मेरी अलमीरा नहीं भरी। मेरे एक रिलेटिव आए, उन्होंने आके बोला कि बेटा इतनी बुक्स पढ़ने से थोड़ी ना IAS बनोगे, जब तक आपका कमरा बुक्स से भर ना जाए तब तक IAS का तो सपना भी मत लेना। तो ला के बुक्स भर दी। किसी ने बोल दिया एक न्यूज़पेपर पढ़ने से थोड़ी ना IAS बनते हैं, घर में मैगजीन्स आनी चाहिए, भर भर के न्यूज़पेपर आने चाहिए। तो मैंने 2-3 न्यूज़पेपर लगा लिए ताकि लगे कि मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। लोगों को पहले मुझे प्रूव करना है। एक इस तरह का आपका सिस्टम चल रहा है एक हाइप इमेज को लेके। पहले तो मुझे क्राइटेरिया सेट करना है कि हाँ मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। जब तक मैं ये चीज़ें नहीं करूंगा, जब तक मैं टॉपर नहीं होऊंगा, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से नहीं होऊंगा, जब तक मैं इतने घंटे नहीं पढ़ूंगा, लोगों को मेरी आंखें सूजी हुई नहीं दिखेंगी, जब तक मेरे कमरे में घुसेंगे देखेंगे चारों तरफ मेरा जो बेड है वो बुक से नहीं भरा, तब तक कैसे पता लगेगा मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें लोगों के माइंड में, आप सबके माइंड में चलती हैं और ये सब की सब हाइप इमेज से निकल के आ रही हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप कोचिंग एक बेस्ट इंस्टीट्यूट से ले रहे हो कि नहीं, जिसका नाम है, जिसने अपना नाम एस्टेब्लिश कर रखा है कोचिंग। जब तक वो नहीं लोगे तब तक तो आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ भी कुछ आप ढंग से कर रहे हो। आपको पता ही नहीं होगा कि हाँ मैं सही भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने अच्छे लोगों से, अच्छे टीचर्स से स्ट्रेटेजी, रिसोर्सेज सब फाइनलाइज कर लिए। फिर भी जब तक मैं एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का टैग नहीं लगवाऊंगा, मैं जब तक वहाँ पैसे देके नहीं आऊँगा, वहाँ टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, वहाँ के बच्चों के बीच में नहीं बैठूंगा, तब तक तो मैं कहीं स्टैंड ही नहीं करता। वो भी क्यों है? हाइप्ड इमेज। इसके बाद सोशली कट ऑफ करना। ये बोल दिया जाता है कि IAS की तैयारी कर रहे हो तो दुनिया को तो भूल जाओ, दुनिया से तो कट ऑफ कर दो और अपने ऊपर एक प्रेशर डलवा लो कि अब जब बाहर निकलोगे तो IAS बन के ही निकलोगे, गायब हो जाओ, सोशली गायब हो जाओ टोटली। क्योंकि IAS की तैयारी कर रहे हो, मजाक थोड़ी ना। अगर IAS की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक बार के लिए तो गायब होना पड़ेगा। ये भी किन लोगों ने बना रखी है बातें? आपके रिश्तेदारों ने, आपके आस पड़ोस के लोगों ने, जिनको पता भी नहीं है इन चीज़ों का, सिलेबस के बारे में पता भी नहीं है कि है क्या सिलेबस के अंदर, स्ट्रैटेजी होती क्या है। उन लोगों ने इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में क्रिएट कर दी और आप उन्हीं लोगों को प्रूव करने के लिए सब चीज़ें कर रहे हो और आपको नहीं पता इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। उसके बाद नो टाइम फॉर फिटनेस। फिटनेस के लिए कोई टाइम नहीं है।
खुद की डाइट के ऊपर ध्यान रखने के लिए कोई टाइम नहीं है, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, कोई टाइम नहीं है। क्योंकि आईएएस की तैयारी करते हुए अगर आप जिम जाओगे, आईएएस की तैयारी करते हुए अगर आपको किसी ने बाहर पार्क में रनिंग करते हुए देख लिया, किसी ने आपको योगा करते हुए देख लिया, तो वो कहेगा यार मजाक कर रहा है, तू तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? आईएएस की तैयारी कर रहे हो और आप जॉगिंग करने आए हुआ, मजाक चल रहा है, भूल जाओ आईएएस क्लियर होगा। इस टाइप की चीजें जो आपके माइंड में क्रिएट हो जाती है ना, ये सोच के देखो ये सब चीजें आपके ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही हैं। आप जितना मर्जी सेल्फ एनालिसिस कर लो, जब तक इन चीजों को टारगेट नहीं करोगे, जब तक इन चीजों को इग्नोर नहीं करोगे, ये नहीं समझोगे कि ये अननेसेसरी हाइप्ड चीजें हैं, तब तक फेलियर ही फेस करते चले जाओगे। और मेजॉरिटी जो बच्चे हैं ना, वो इन चीजों में उलझे हुए हैं, और उन मेजॉरिटी बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे फेलियर फेस करते हैं, रिपीटेड फेलियर फेस करते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, और अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। टीचर से जा जाके पूछेंगे, इधर उधर से पता करेंगे मेरी कमी कहाँ हो रही है, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, पता ही नहीं चल रहा कमी कहाँ हो रही है। कमी ये है, देख लो एक बार ध्यान से। यू नीड नॉट बी अ टॉपर फ्रॉम द स्टार्टिंग। आज क्या हो वो मैटर करता है, तो भूल जाओ आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपको जस्ट एक ग्रेजुएट होना है। प्रीमियर इंस्टीट्यूट का टैग कोई काम नहीं आने वाला है, हो ठीक हो, उस टाइम आपने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एंटर हो गए। अब ये एक नया सेपरेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसका आपके पिछले वाले से कुछ लेना देना नहीं है। सो टैग पिछले वाले को भूल जाओ। अगर पिछले वाले के टैग ने काम करना होता फिर ये एक नया कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना होता। नंबर ऑफ आवर्स, क्वालिटी आवर्स मैटर करते हैं। नंबर ऑफ बुक्स, क्वालिटी बुक्स मैटर करती हैं। क्वालिटी बुक्स पकड़ो, चाहे 7 से 8 घंटे लगाओ, आपको अल्टीमेटली सक्सेस अचीव करनी है। बाद में नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ बुक्स किसी ने नहीं देखना, चाहे आपका कमरा बुक से भरा हुआ था, उसके पिक्स क्लिक कर करके डालते रहना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। नंबर ऑफ आवर्स बताते रहना, मैं इतने घंटे पढ़ता था, इतना मैंने नॉलेज बैंक गेन कर लिया। नॉलेज तो इस दुनिया में जितना मर्जी गेन कर लो, इनफाइनाइट गेन कर लो, 24 के 24 घंटे पढ़ते रहो, फिर भी इस दुनिया का जो एक नॉलेज बैंक है ना, जो इस पूरी दुनिया के अंदर एक ज्ञान है, उसका कुछ एक तुच्छ मात्र भी नहीं गेन कर पाओगे। तो हमें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, किसी को नॉलेज नहीं दिखानी है। यूपीएससी को बताना है कि आई पोजेस एडिक्वेट नॉलेज टू क्रैक दिस एग्जाम, जितनी इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो 7 से 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, क्वालिटी आवर्स होने चाहिए फ्रॉम क्वालिटी रिसोर्सेज। कोई आके आपके कमरे में कमेंट कर रहा है कि एक ही न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, कोई मैगजीन नहीं है, एक ही मैगजीन पढ़ी हुई है, बुक्स आपकी भरी नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, मुझे पता है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक खुद की स्ट्रेटेजी पे, खुद के रिसोर्सेज पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और वो कैसे आएगा? जिन लोगों ने ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है, अच्छे टीचर्स हैं, उनसे एक बार कंसल्ट करो, अपना फाइनलाइज करो। और अगर आपने ये चीज़ फाइनलाइज कर ली तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ले रहे हो ठीक है, अपने सिटी में किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले रहे हो ठीक है। ये मत सोचो कि हाँ जब तक उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का टैग नहीं लगेगा तब तक क्रैक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी ने ही आपको पार लेके जाना है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने घोल के आपके माइंड में कुछ नहीं डाल देना, आपको ही मेहनत करनी है। इसके बाद सोशली कट ऑफ करना, नो टाइम फॉर फिटनेस, ये सब फालतू की बातें हैं, इन चीज़ों को फॉलो मत करना। अदरवाइज नेगेटिविटी वाले रास्ते पे चल पड़ोगे, एंग्जाइटी वाले रास्ते पे चल पड़ोगे, कोई फायदा नहीं होने वाला इस तरह की चीज़ों को फॉलो करने से। मैं इन चीज़ों पे बहुत बार बात कर चुका हूँ। कट ऑफ करोगे सोशली तो खुद को एक्सपेक्टेशन प्रेशर के अंडर डलवा लोगे, उसको हावी करवा लोगे खुद के ऊपर। लोग सोचेंगे पता नहीं कहाँ गायब है, और आपको भी यही लगेगा कि अब तो मैं बाहर निकलूंगा एक सरकारी गाड़ी में ही निकलूंगा। लोगों को लगेगा कि पता नहीं आईएएस की तैयारी कर रहा है, अब तो अफसर बन के ही दिखेगा। आपको खुद से ही एक हाइपोथेटिकल सी एक सोच आपके माइंड पे हावी हो जाएगी कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, मेरी तरफ ही देख रहे हैं, जबकि कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा, किसी के पास कोई टाइम नहीं है, लोगों को अपनी लाइफ से नहीं फुर्सत मिलती। बट येस, आप सोशली कट ऑफ करोगे, लोगों को दिखोगे ही नहीं, तो आपके ऊपर ये प्रेशर तो हावी हो ही जाएगा, एक हाइपोथेटिकल प्रेशर हावी हो जाएगा। उसके अलावा जब फिटनेस को टाइम नहीं दोगे, खुद को टाइम नहीं दोगे, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो आउटपुट है, उसकी एफिशिएंसी है, वो डे बाय डे डाउन चलती ही जाएगी। खुद को टाइम देना है, थोड़ा बहुत दो, चाहे आधा घंटा दो, 1 घंटा दो, जैसे आपको कंफर्टेबल है, बट देना है। और वो वेरी मच पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं है कि आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके साथ आप खुद को टाइम नहीं दे सकते हो, बड़े आराम से दे सकते हो, क्योंकि हम क्वालिटी आवर्स की बात कर रहे हैं। अगर हाँ नंबर ऑफ आवर्स 14 से 16 घंटे ही पढ़ने हैं आपको, और समुंदर के बीच में, बुक्स के समुंदर के बीच में बैठ के पढ़ाई करनी है, फिर डेफिनेटली फिर भूल जाओ इसको। फिर सोशली कट ऑफ भी कर दो, फिर फिटनेस को भी टाइम मत दो, फिर तो आप बिल्कुल सही हो अपने जो आपकी सोच है उसके हिसाब से, बट इससे आउटपुट नहीं मिलने वाला है। सो दोस्तों समझ जाओ, ये है बिगेस्ट रीजन फॉर फेलियर इन यूपीएससी सीएससी। जब तक इन चीज़ों को अपने दिमाग से नहीं निकालोगे, जब तक एक हाइप्ड इमेज,
अपने दिमाग से नहीं निकालोगे, जब तक ये नहीं सोचोगे कि सिविल सर्विसेज भी एक करियर पाथ ही है, इस पे जब मैं चलूंगा तो ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, ये मेरे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जब तक सिर्फ यही सोचते रहोगे ना कि सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया, आईएएस आईपीएस बन गया, अब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, अब सिर्फ और सिर्फ ग्लैमरस लाइफ है, तब तक एक तो खुद को इसलिए धोखे में रख रहे हो क्योंकि आपने एक अननेसेसरी हाइब्ड इमेज बना रखी है जिसकी वजह से आप ये सब चीजें फेस कर रहे हो। और उसके अलावा कल जब जॉब में भी जाओगे सिर्फ और सिर्फ ये चीजें सोच के जाओगे तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि कोई भी करियर जो है वो परफेक्ट नहीं है, हर एक में नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। दिक्कत यही है कि प्रेपरेशन के टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा हाइप, एक एक्स्ट्रा ग्लैमरस पिक्चर बना के बैठ गए जो कि आपको लेटर ऑन फ्रस्ट्रेट करवा देती है। आपका एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज्यादा हाई हो रखा होता है। सो आपको नुकसान ही नुकसान है। अगर आप देखो ये फालतू की सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैमरस पिक्चर देख के मोटिवेशन लेना अच्छी चीज नहीं है। सो दोस्तों, आई होप आप समझ गए हो कि क्या है रियल रीजन, और इस पे आज से ही काम करना शुरू कर दो। आज ही खुद को असेस करो कि क्या इसकी वजह से आपको ये सब दिक्कतें आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो इसको साथ के साथ एड्रेस कर लो। मैंने अभी जैसे आपको समझाया उस वजह से आपको इसको एड्रेस करना है। दोस्तों, जिंदगी में बड़े सपने देखना अच्छी बात है, बिकॉज वही बड़े सपने हमें मोटिवेट करते हैं हार्डवर्क करने के लिए। बट वो बड़े सपने इतने भी बड़े नहीं हो जाने चाहिए हमारे दिमाग के अंदर कि उन्हीं की वजह से हमारे सक्सेस में हर्डल क्रिएट हो जाए। जय हिंद।